हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं प्रियांशु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं टेक जी के 30 समथिंग न्यू एवरी डे में। आज मैं आपसे जो अभी आरबीआई की मीटिंग हुई और जो मॉनेटरी पॉलिसी जारी हुई है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूं और वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि आज मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। व्हाट इज़ टुडे। तो सबसे पहले मैं आपको अबाउट आरबीआई के बारे में बताऊंगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, इसमें क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो आरबीआई के बारे में बताऊंगा। उसके बाद व्हाट इज एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, इसके मेंबर कौन कौन होते हैं और प्रेजेंट टाइम पे मेंबर कौन कौन है वो चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में जारी हुई है उसके बारे में बताऊंगा और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपसे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स और काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में बताऊंगा। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स वे होते हैं जो जो आरबीआई मार्केट में फ्लो बनाने के लिए, लिक्विडिटी का फ्लो बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स बोलते हैं। और उसके बाद मैं आपसे अदर फैक्टर डिस्कस करूंगा जो मीटिंग में आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे आरबीआई के बारे में डिस्कस करूंगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ। आरबीआई की स्थापना मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस कमीशन के सिफारिश पे बना था तो आपको हिल्टन यंग कमीशन याद रखना है। इसको हम द रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तब ये 1935 से 2 साल तक 1937 तक कलकत्ता में रहा। उसके बाद 1937 को इसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट किया गया था। और फर्स्ट गवर्नर इसके आरबीआई के सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। जैसा कि फर्स्ट एक गवर्नर होता है और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई श्री ऑसबॉर्न स्मिथ जी थे और फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई श्री सी डी देशमुख थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे तो आपको ऑसबॉर्न स्मिथ में क्लिक करना है। और अगर आपसे एम्फेसाइज करके इंडियन पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे तो आपको सी डी देशमुख में क्लिक करना है। तो अगर आप इसकी एक ट्रिक भी है, जैसे अगर आप जानते हैं कि ए बी सी डी, ए बी मतलब सर ऑसबॉर्न, मतलब ऑसबॉर्न आप ए बी से याद कर सकते हैं ऑसबॉर्न, और सी डी को सी डी देशमुख से याद कर सकते हैं। ये लाइन से श्री ऑसबॉर्न स्मिथ और सी डी देशमुख इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं। श्री शक्तिकांता दास 25th नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। और डिप्यूटी गवर्नर प्रेजेंट टाइम पे 3 ही हैं। और अभी जो बीपी कानूनगो जी हैं इनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। और डॉक्टर एम डी पात्रा और श्री एम के जैन ये 3 हमारे डिप्यूटी गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम पे। इनका टेन्योर 3 साल के लिए होता है। अगर आपसे आरबीआई के लोगों के बारे में कुछ पूछा जाता है कि लोगों में क्या क्या अंकित है तो आपको ये टाइगर, बंगाल टाइगर और पाम ट्री याद रखना है। चलिए जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल और फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, मतलब जो इंटरेस्ट रेट जारी किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा इंडिया में बनाए जाते हैं। और इसकी मीटिंग हर साल कम से कम 4 टाइम्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर होती है। और ये जो भी डिसीजन लेते हैं उसको ये पब्लिश करती है। तो इस एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारे ये 6 मेंबर्स कौन कौन से हैं। पहले हमारे गवर्नर जी हैं श्री शक्तिकांता दास जी, और दूसरे डॉक्टर एम डी पात्रा जो कि अभी आपको बताया मैंने कि ये डिप्यूटी गवर्नर हैं। और श्री जनक राज ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे। और डॉक्टर चेतन घाटे, डॉक्टर पामी दुआ और डॉक्टर रविंद्र एस ढोलकिया जी ये नॉमिनेटेड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से।
ये 6 हमारे मेंबर्स हैं एमपीसी के, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। चलिए आगे जानते हैं कि फर्स्ट बायमेंट्री मॉनेटरी पॉलिसी जो अभी आई है, इसमें मेजर डिसीजन क्या क्या लिए गए हैं। वैसे तो अभी पहले ये जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आई है, ये प्रीपोन होके आई है। पहले इसकी मीटिंग 3 से 5 जून तक होनी थी, लेकिन अब इसे थोड़े अभी कुछ दिन पहले ही प्रीपोन करके जारी किया गया है। 3 से 5 जून में होनी थी, लेकिन अब प्रीपोन हो गई और इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी रेट जारी किए हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी रेट में चलिए जानते हैं कि मेजर डिसीजंस क्या क्या लिए गए हैं। रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट पे घटाया गया है। रिवर्स रेपो रेट भी 40 पॉइंट पे घटाया गया है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी 40 पॉइंट पे सारी चीज़ें घटाई गई हैं। बैंक रेट भी पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सारी टूल्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ एंड बैंक रेट क्या 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 होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स वे होते हैं जो आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो बनाए रखने के लिए यूज़ करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टूल्स और इनडायरेक्ट टूल्स। डायरेक्ट टूल में सबसे पहले सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर एक ऐसा शेयर होता है जिसमें बैंक को आरबीआई के साथ मेंटेन रखना पड़ता है कुछ अमाउंट, जो जो आरबीआई तय करता है जितना परसेंट, उतना परसेंट बैंक को आरबीआई के पास एक सिक्योरिटी के रूप में अमाउंट रखना पड़ता है। ये एक सिक्योरिटी होता है, इसलिए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और एसएलआर भी इसी तरह का होता है, लेकिन ये उल्टा होता है कि जो भी बैंक, आरबीआई बोलता है बैंक से कि आपके पास जो भी है एनडीटीएल, उसका कुछ परसेंट आपको अपने पास ऐसा सिक्योरिटी रखनी चाहिए। सीआरआर में आरबीआई बोलता है कि आपको हम मेरे पास कुछ आपका परसेंट कुछ मेरे पास रखना चाहिए, लेकिन एसएलआर में ये बोला जाता है कि बैंक को अपने पास ही कुछ हिस्सा रखना चाहिए। अब ये मैक्सिमम 40% हो सकता है, लेकिन सीआरआर में कोई लिमिट नहीं है। और ये डायरेक्ट टूल्स होते हैं सीआरआर और एसएलआर। डायरेक्ट आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये डायरेक्ट टूल्स हो गए। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट टूल्स पे। इनडायरेक्ट टूल्स, बैंक रेट सबसे पहले। बैंक रेट वे होते हैं जो अगर बैंक आरबीआई से जो भी पैसा उधार लेता है, उसके लिए जो रेट लिए जाते हैं उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। और रेपो रेट बैंक रेट की तरह ही होता है, बस इसमें अंतर ये है कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रेपो रेट भी, यदि बैंक को, किसी कमर्शियल बैंक को आरबीआई से पैसा लेना है, तो वो रेपो रेट के तहत लेती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो और अगर रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में ये होता है, यदि किसी कमर्शियल बैंक को आरबीआई के अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास पैसा एक्सेस हो गया है, तो वो अपना पैसा आरबीआई के पास रख देता है और उससे उसको जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं आरआर और ट्रिपल आर। मतलब आरआर में बैंक पैसा लेता है आरबीआई से उधार, उसका इंटरेस्ट देना होता है, और जो रिवर्स रेपो रेट में होता है उसमें बैंक अपना एक्सेस मनी आरबीआई के पास रखता है। नेक्स्ट जानते हैं एमएसएफ क्या होता है। काफ़ी हद तक ये रेपो रेट की तरह ही होता है, लेकिन यदि रेपो रेट का जो मैक्सिमम लेंडिंग के बाद भी यदि अगर लिक्विडिटी इसकी क्रंच होती है किसी बैंक की, तो वो एमएसएफ के तहत भी कुछ पैसा आरबीआई से उधार ले सकता है। तो इसको हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी बोल मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन है। इसमें आरबीआई गवर्नमेंट, जो आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं, वो बेचती है और खरीदती है। तो इसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा एमएसएस है। एमएसएस और ओएमओ सेम होते हैं। ये इसमें भी गवर्नमेंट के सिक्योरिटी जो आरबीआई के पास होती हैं वो खरीदती बेचती है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है, वो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी आरबीआई के पास होती है उसको खरीदती या बेचती है, तो उसमें ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और एमएसएस मतलब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इसमें जो गवर्नमेंट
सिक्योरिटी खरीदती बेचती है उसको शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें टूल्स थे जिसमें हमारे मेन ये 4 रेट होते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ। तो चलिए जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये मेजर डिसीजन लिए गए हैं इसके एमपीसी द्वारा कि पॉलिसी जो रेपो रेट होता है उसको एलआईएफ के तहत 40 बेसिस पॉइंट पे घटाया जाएगा। और ये पहले 4.4% था और अब 4% हो जाएगा। और इसी तरह रिवर्स रेपो रेट भी 0.4% घटाया गया है जो कि अब 3.35% हो गया है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट भी 0.4% घटाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं। इसके पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये एक्सेप्टेड बाय 5:1 द्वारा हुआ है। मतलब जो चेतन घाटे जी थे उन्होंने वोट किया था कि 25 बेसिस पॉइंट पे घटाया जाना चाहिए, लेकिन 5 मेंबर्स के मेजोरिटी की वजह से ये 0.4% घटाया गया है। चलिए जानते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इस अगर मान लीजिए जैसे अगर किसी कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से उधार पैसा लेना था, लेकिन आरबीआई आप अभी तक महंगा दे रही थी, इसलिए कॉमर्शियल बैंक उनसे पैसा कम ले रही थी, आरबीआई से पैसा कम लेती थी। और अगर जब ये 40 बेसिस पॉइंट पे रेट घट गया है, 4% पे आ गया, तो अब आरबीआई से बैंक ज़्यादा पैसा उधार ले पाएगी। अब जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा उधार ले पाएगी तो वो भी अपने मार्केट में भेजेगी पैसा, जिससे लोन वगैरह की वो परसेंट कम करेगा, इंटरेस्ट कम करेगा बैंक्स। इससे पब्लिक में फ़ायदा मिलेगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी, जो कि कोविड की वजह से काफ़ी डिफेक्ट हुई है। इस वजह से ये स्टेप लिया गया है। इसी तरह रिवर्स रेपो रेट, जैसे कि अगर मान लीजिए आरबीआई किसी कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा एक्सेस हो गया, तो वो अपना पैसा कम रेट पे, अगर कम रेट मिल रहा है, 3.3% ही मिल रहा है, तो वो अपना पैसा आरबीआई के पास क्यों रखेगी, वो मार्केट में लाएगी। मतलब जिससे कि मार्केट पे लाएगी तो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी और बैंक का भी फायदा होगा। इसलिए ये कुछ स्टेप लिए गए हैं। ये सारे आपसे डायरेक्ट फर्स्ट बाय मंथली पॉलिसी थी, इसलिए फर्स्ट भी पूछा जा सकता है और जब भी एग्जाम होगा तो आपसे करंट का भी पूछा जा सकता है। तो ये आप याद कर लीजिए। ये प्रीपोन हुई थी 3 से 5 जून में होनी थी, लेकिन प्रीपोन होके अभी ये आ गई है, जो कि अब रेपो रेट हमारा 4%, रिवर्स रेपो रेट हमारा 3.35% है, बैंक रेट एनएमएसएफ हमारा 4.42% है। ये कुछ चीज़ें थी जो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये क्लास कैसी लगी। और उसके बाद एक चीज़ ये रह गया कि अदर फैक्ट जो मीटिंग में हुए, इसमें आरबीआई ने बोला है कि आरबीआई एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन नेगेटिव टेरिटरी। मतलब कि जो जीडीपी का ग्रोथ होना था उसको अब आरबीआई ने एक्सपेक्टेड किया है कि ये नेगेटिव जा सकता है। और एक चीज़ ये आई है कि जो मॉरेटोरियम एक्सटेंडेड बाय एडिशनल 3 मंथ, अभी तक 3 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया था, जो कि 3 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये जून जुलाई अगस्त, सॉरी, अभी ये जून जुलाई अगस्त तक के लिए कर दिया गया है। पहले ये अप्रैल, सॉरी, मार्च, अप्रैल और मई के लिए था, और ये अब मई, जून जुलाई अगस्त के लिए हो गया है। 3 महीने के लिए और मिल गया है, जो कि अब टोटल 6 मंथ के लिए रिलीफ मिल जाएगा। इसमें ये होगा कि आप डिफॉल्टर नहीं माने जाएंगे। अगर किसी ने लोन लिया है और अगर वो चुका नहीं पाया तो अभी डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा। इसमें जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट था वो जब आप बाद में देंगे, जब आप अपना लोन बाद में चुकाएंगे, तो ये आपको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। बस ये है कि आपको इस टाइम के लिए थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो आप बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और ये आप क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।